नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचे कलेक्टर, व्यवस्थाओं का जायजा लेकर दिए निर्देश। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी, धान की आवक हो रही तेज। बेलगाम हाईवा ने बाइक सवार को रौंदा, बेधड़क भारी वाहन दौड़ रहे शहर में। और 4 जीआरपी आरक्षक हुए बर्खास्त, गांजा तस्करी में थे संलिप्त। कलेक्टर अवनीश शरण ने कोनी में सिम्स की विस्तारित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उन्होंने कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मरीजों की सुविधा के लिए रेड क्रॉस मेडिकल दुकान भी जल्द शुरू करने कहा। यहां अब तक 900 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया गया है। इस अवसर पर सिम्स के डीन डॉक्टर रमनेश मूर्ति, डॉक्टर बीपी सिंह सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने पूरे अस्पताल का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने यहां संचालित यूरो सर्जरी, पल्मोनोलॉजी, न्यूरो सर्जरी और जनरल मेडिसिन ओपीडी का निरीक्षण किया। बताया गया कि अस्पताल में प्रतिदिन लगभग 40 ओपीडी होती है। कलेक्टर ने न्यूरो सर्जरी, जनरल मेडिसिन, सीटी स्कैन, रेडियोलॉजी, इमरजेंसी सहित पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में होने वाले सीटी स्कैन के बारे में भी जानकारी ली। बताया गया कि प्रतिदिन 4 से 5 मरीजों का सीटी स्कैन हो रहा है। कलेक्टर ने अस्पताल में नियमित साफ सफाई एवं रख रखाव करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि 200 करोड़ की लागत से यह 11 मंजिला भव्य अस्पताल 2.5 एकड़ में तैयार किया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस अस्पताल में बिलासपुर सहित सरगुजा संभाग के लोगों को भी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। 240 बिस्तर वाले इस अस्पताल में 70 आईसीयू एवं आईसीसीयू बेड है। इस अस्पताल में 8 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का भी निर्माण किया गया है। अस्पताल में सीटी स्कैन, एमआरआई, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर, टीएमटी मशीन जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। जिले में अवैध प्लॉटिंग और सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर निगम अधिकारी अब सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर अतिक्रमणकारियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बीते दिनों सरकारी जमीन कब्जा करने वाले और सड़क पर अतिक्रमण करने वालों के ऊपर कार्रवाई की गई थी। वहीं अब निगम की जमीन को कब्जा कर बनाई गई दुकानों को तोड़ने कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार कोनी में गुड़ाखू फैक्ट्री के सामने अवैध अतिक्रमण किया गया था। तोड़ने की कार्रवाई के दौरान जमकर विवाद हुआ। बता दें, निगम की टीम कोनी स्थित गुड़ाखू फैक्ट्री के सामने अवैध तरीके से बनी 2 दुकानों को तोड़ने पहुंची थी। इसी बीच कुछ लोग निगम की टीम से विवाद करने लगे और धक्का मुक्की भी कर दी। वहीं बल की कमी होने के कारण निगम की टीम कार्रवाई को अधूरा छोड़कर वापस आ गई। अतिक्रमण प्रभारी प्रमिल शर्मा ने बताया कि विवाद के चलते टीम वापस आ गई है, पर पुलिस की टीम के साथ कोनी में किए गए अवैध कब्जे को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से पूर्व में ये दुकान जो अवैध बना रहे थे निगम नियम की जमीन पे, तो नोटिस दिया गया था, तो उसको तोड़ने गए थे। ये नया निर्माण था कि पुराना निर्माण? ये नया बना रहे थे, रोड के लगा हुआ निगम की जमीन है, फुटपाथ पे ये लोग नई दुकान बना रहे थे, तो उसको हटाने के लिए गए थे। तो आधी दुकान तोड़ी, उसके बाद कुछ नेता लोग आ गए, तो उसको काम को रोकने लगा। कार्रवाई के दौरान विवाद किसकी? हाँ, विवाद कर रहे थे, कुछ नेता लोग आ गए तो वो लोग विवाद कर रहे थे कि नहीं तोड़ेंगे। तो उसके बाद फोर्स क्योंकि मिली नहीं, तो इसलिए छोड़ना पड़ी कार्रवाई। तो आगे कार्रवाई होगी? लगातार कार्रवाई होगी, माननीय कमिश्नर साहब को अवगत करा दिए गए हैं। फोर्स मिलेगी वैसे ही कार्रवाई करेगी। बिलासपुर एयरपोर्ट में सुविधाओं के विस्तार को लेकर चल रही जनहित याचिका पर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से पूछा कि कब तक नाइट लैंडिंग शुरू होगी। जवाब में एआईआई ने कहा कि उपकरण लगाने में 2 साल लगेंगे। इस पर चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने इसे बहुत ज्यादा समय बताया है। साथ ही कहा है कि यह बताएं कि दक्षिण कोरिया से डीवीओआर सहित अन्य उपकरण कब तक पहुंचेंगे। इसके लिए एआईआई को
1 सप्ताह का समय दिया गया है। दरअसल बिलासपुर एयरपोर्ट में हवाई सुविधा के विस्तार को लेकर 2 जनहित याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई लंबे समय से चल रही है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस ए.के. प्रसाद की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के एडवोकेट सुदीप श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि पिछले आदेश में एयरपोर्ट में सुविधाएं शुरू करने के लिए निर्देशित किया गया था। एयरपोर्ट के विकास के लिए सेना की जमीन वापस लिए बगैर ही काम शुरू करने के लिए भी कहा गया था। हाईकोर्ट ने यह भी पूछा था कि नाइट लैंडिंग के लिए जरूरी मशीन DVOR कब तक लगाई जा सकेगी। इस संबंध में जानकारी मांगी गई थी। AII ने इसकी जानकारी अब तक नहीं दी है, न ही यह बताया है कि नाइट लैंडिंग की सुविधा कब तक शुरू हो सकेगी। 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी के लिए जिले के सभी केंद्रों में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। किसानों को धान बेचने किसी तरह की समस्या ना हो और अवैध रूप से धान की बिक्री ना हो, इसे लेकर प्रशासन द्वारा विशेष सजगता बरती जा रही है। सेंद्रीय उपार्जन केंद्र में आए किसानों ने बताया कि केंद्र में सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध है और वे आसानी से धान की बिक्री कर रहे हैं। धान खरीदी के लिए धान उपार्जन केंद्रों में प्रशासन द्वारा किसानों की सुविधा के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। टोकन व्यवस्था को सुगम बनाया गया है। इसके साथ ही धान के उठाव की व्यवस्था भी केंद्रों में की गई है। सेंद्रीय धान उपार्जन केंद्र में धान बेचने आए किसान रामेश्वर प्रसाद प्रजापति ने बताया कि केंद्र में किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं है और वे आसानी से टोकन काटाकर अपना धान बेच रहे हैं। कहा कि सरकार ने किसानों के हित में कई कदम उठाए हैं, जिसका लाभ उन्हें मिल रहा है। समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है, जिससे किसानों को सुविधा मिल रही है। समर्थन मूल्य और कृषि आदान सहायता मिलाकर प्रति क्विंटल 3100 रुपए मिलने से किसान खुश है। उल्लेखनीय है कि 14 नवंबर से 31 जनवरी 2025 तक धान खरीदी की जाएगी, जिसके लिए प्रशासन द्वारा धान खरीदी केंद्रों में सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं रमतला का किसान हूँ, यहाँ धान का टोकन कटाने आया हूँ। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, जिसमें सरकार का जो 21 कुंटल धान खरीदी और 2100 रुपया बहुत अच्छा है। केंद्र और राज्य दोनों को बहुत बहुत बधाई। मैं दूसरा टोकन में धान भी बेच रहा हूँ और अच्छा है यहाँ की व्यवस्था। मेरे हिसाब से यहाँ तो जिले में नंबर 1 है यहाँ सोसाइटी। अच्छा, सिंदरी का जो सोसाइटी है नंबर 1 है यहाँ जिले भर में। यहाँ जो व्यवस्था है कहीं जिले में नहीं देखने को नहीं मिलता। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकंडा क्षेत्र के अशोक नगर में भीषण सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इस सड़क हादसे में तेज रफ्तार हाईवा चालक ने एक बाइक सवार युवक को बुरी तरह रौंद दिया, जिससे मौके पर ही युवक की जान चली गई। मिली जानकारी के अनुसार रेत भरी हाईवा क्रमांक CG04 LQ 8995 को लेकर चालक सेंद्री से मोपका की ओर जा रहा था। इसी दौरान सीपत चौक से राजकिशोर नगर की ओर जा रहे बाइक क्रमांक CG10 EN 3710 में सवार युवक संजय कुर्रे निवासी पिपरतराई कोटा को हाईवा चालक ने ठोकर मार दी, जिससे युवक गिरकर हाईवा के नीचे आ गया और चक्के में दबकर उसने दम तोड़ दिया। हाईवा के पिछले चक्के में घसीटते हुए वाहन ने युवक को कुछ दूर तक ले गया। युवक वाहन के चक्के में बुरी तरह से फंस गया। हाईवा चालक को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई कर रही है। पचपेड़ी थाना क्षेत्र में बुधवार शाम एक मासूम ने अपने ही घर में फांसी लगाकर जान दे दी। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम जोंधरा के अच्छे नगर मोहल्ले में निवास करने वाले संतोष केवट के 11 वर्षीय बेटे कबीर केवट ने घर के पंखे में रस्सी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता ने बताया, बुधवार को सुबह 8 बजे के आसपास अपने 3 बच्चों को स्कूल जाने की बात कहकर पति पत्नी खेत चले गए थे। उसके बच्चों में बड़ा लड़का चंद्र प्रकाश अपने मंझले भाई के साथ स्कूल चला गया, वहीं छोटा भाई कबीर घर में ही रुका हुआ था। जब बड़ा भाई चंद्र प्रकाश स्कूल से 1:30 बजे के आसपास घर पहुंचा तो देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है। बाहर से खिड़की से झांकने पर देखा तो उसका भाई कबीर, जो गांव के ही प्राइवेट स्कूल में 5वीं कक्षा का छात्र था, कमरे के अंदर सीलिंग फैन से रस्सी के सहारे झूल रहा था। चंद्र प्रकाश ने इसकी सूचना आसपास के लोगों सहित पिता को दी। मौके पर पहुंचे पिता संतोष केवट ने इसकी सूचना पचपेड़ी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर आगे की जांच में जुट गई है। वहीं इतने छोटे से मासूम ने फांसी लगाकर आत्महत्या क्यों की, यह पुलिसिया जांच कार्रवाई में स्पष्ट होगा। दहलीज फाउंडेशन द्वारा चाय बनेगी स्याही एक चैरिटी के लिए मनाया जाने वाला त्योहार का आयोजन किया जा रहा है, जिससे एकत्रित हुए कोष को जरूरतमंद बच्चों की सहायता के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह एक कलात्मक आयोजन है जिसमें दान करने वाले व्यक्ति को फाउंडेशन के ही कार्यकर्ताओं के हाथ से बनी चाय भेंट की जाती है। साथ ही उन्नति और विकास के प्रतीक स्वरूप पौधे भी दिए जाते हैं, जिनका बढ़ना उन बच्चों की प्रगति का प्रतीक है जिन्हें दाताओं के स्नेह और प्रेम से आगे बढ़ने में मदद मिलती है। इस आयोजन का उद्देश्य सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ उन सभी गलत धारणाओं को दूर करना है जो समाज में दान करने से संबंधित है। लगातार 2-3 महीनों की मेहनत में हाथों से तैयार किए गए आर्ट एंड क्राफ्ट, होर्डिंग्स और बैनर, पोस्टर से सजा रिवरव्यू इस आयोजन के दौरान शहर का केंद्र बन जाता है। युवाओं के साथ साथ परिवारजन और विभिन्न विभागों में कार्यरत लोग भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस आयोजन को सफल बनाते हैं। दूसरे शहरों और राज्यों से आए कॉलेज स्टूडेंट्स का आयोजन में भाग लेना अनेकता में एकता के मंत्र को सिद्ध करता है। इस साल भी यह आयोजन रिवरव्यू रोड में किया जा रहा है, जिसे लेकर दहलीज फाउंडेशन की हिना खान और शिवांगी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी साझा की। सर, इवेंट है चाय बनेगी स्याही। उद्देश्य है बच्चों की शिक्षा के लिए फंड रेज करना। पूरे शहर को लोगों को इनवाइट करके हम वहाँ पे चाय पिलाएंगे। चाय के लिए जो भी अमाउंट वो डोनेट करेंगे वो बच्चों की शिक्षा के लिए जाएगी। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट के लिए हमारे ही वॉलंटियर्स बहुत मेहनत किए हैं, जैसे सूफी, मुशायरा, डांस, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, फन, गेम्स एंड अदर हैंडमेड ज्वेलरी स्टॉल्स रहेंगे, कुछ स्टेशनरी स्टॉल्स रहेंगे, सारे हैंडमेड रहेंगे जो हमने खुद बनाए हुए हैं और उन सबको वहाँ पर हम सेल कर कुछ ना कुछ फंड रेज करेंगे। रिवर व्यू में 22, 23, 24 नवंबर फ्राइडे, सैटरडे, संडे शाम 5 बजे से 10 बजे तक। क्या है आपकी संस्था, कब से अस्तित्व में आई है, किस तरह से काम कर रहा है? संस्था दहलीज फाउंडेशन 2019 में हमने इसकी स्थापना की थी मेरे द्वारा और 5 साल हो गए हैं लगातार शिक्षा के क्षेत्र में और महिलाओं के लिए हम काम कर रहे हैं। बच्चों को गोद लिया गया है, स्कूलों को गोद लिया गया है, बच्चों की स्किल डेवलपमेंट,
स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, जहाँ भी शिक्षा की कमी है उसमें कैसे हम उनकी मदद कर सकते हैं, इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। गांजे की हेराफेरी में संलिप्त जीआरपी के आरक्षकों के खिलाफ भी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। पुलिस आंतरिक रूप से आरक्षकों की संपत्ति की जांच कर रही है। बीते कुछ सालों में उनके खातों से 3 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन किया गया है, जो कि उनकी सालाना आय से कई गुना ज्यादा है। जीआरपी में पदस्थ चारों जवान लक्ष्मण गैन, संतोष राठौर, सौरभ नागवंशी और मन्नू प्रजापति रेल एसपी के एंटी क्राइम यूनिट में थे। उनकी जिम्मेदारी ट्रेनों में होने वाली तस्करी, अपराध आदि पर लगाम लगाना था, लेकिन उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए गांजा तस्करों को पकड़ने के बाद उनसे जब्त माल दूसरों को सप्लाई किया। तस्करों के खिलाफ बनाए गए प्रकरणों में गांजा की मात्रा कम बताई। इस पूरे प्रकरण में पुलिस साइलेंट तरीके से कार्रवाई कर रही है। अब पुलिस ने गुपचुप तरीके से आरोपियों की संपत्ति की जांच शुरू कर दी है। इस प्रकरण में जिला पुलिस बल और क्राइम ब्रांच के जवानों की संलिप्तता की भी जांच कराई जा रही है। दरअसल आरक्षकों के पकड़े जाने के बाद से ही शहर में चर्चा है कि वे क्राइम ब्रांच और थानों में पदस्थ बल की मदद से भी गांजे की अफरा तफरी करते थे। इस मामले में हर एक बिंदु पर अधिकारी जांच कर रहे हैं। गांजे की हेराफेरी में संलिप्त जीआरपी के आरक्षकों की सेवा समाप्ति की कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए नशे से जुड़े अवैध कारोबारियों को बढ़ावा दिया है, इसलिए उनके साथ वे भी बराबर के दोषी हैं। 4 आरक्षक थे और उसमें रिमांड लेकर उसमें पूछताछ की गई थी और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई हैं, जो भी हमको लीड मिला है और जो जिस समय से वो ये इन अवैध कामों में संलिप्त थे, तो वो सारा का सारा डिटेल हम लोगों ने लिया है और उनके सर्विस रिकॉर्ड को भी देखा जा रहा है कि कब से वो यहाँ पर पदस्थ थे, कब से फ्लाइंग स्क्वाड में थे और भी कई लोग उनके नेटवर्क में आए थे। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में लाई हैं और आगे आने वाले समय में और भी अच्छी वो यूपीआई आईडी वगैरह सब उनकी जो है वो सब चीज़ें मिली हैं, उनकी डिटेल हम लोगों ने बैंक से ली है, मांगी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।